छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका है। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है, राजस्थान में भी पूरा जोर है, लेकिन इन सब के बीच क्या ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अब पार्टियां आगे बढ़ेंगी, ये सवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त कायम है। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय जो एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए वोटों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी और बाकायदा फिलिस्तीन और हमास के वीडियो अलग अलग इलाकों में बांटे जा रहे हैं, उनको दिखाए जा रहे हैं और इसके जरिए एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी पहले खरगोन के विधायक की एक जनसभा में आरोप लगा चुकी है कि फिलिस्तीन के जरिए अपनी सियासत को कैसे कांग्रेस इस राज्य में आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है कि तुष्टीकरण या फिर ध्रुवीकरण की बात कम से कम बीजेपी नहीं कहे तो ज्यादा अच्छा है। वहीं आपको बताते चलें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे और राजस्थान में जाकर चुनावी सभा में उनकी ओर से कहा गया कि तालिबानी मानसिकता वाले लोगों का इलाज तो बजरंगबली की गदा ही है और वही उनका इलाज करेंगे। इस तरह के बयान नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो चुनावी बड़े मुद्दे हैं उनका क्या। अगर ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की जाएगी तो अन्य जो बड़े मुद्दे होते हैं जो चुनावों में जनता के बीच जाने चाहिए, चाहे रोजगार का हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये तमाम दूसरे मुद्दे वो कहीं गौड़ होते हुए दिखाई देते हैं। अब गाजा, फिलिस्तीन, हमास, इनकी बात करके नेता क्या बताना या फिर जताना चाहते हैं, इसके जरिए सियासत में उनको कामयाबी मिलेगी क्या? तुष्टीकरण की राजनीति किसको फायदा दे जाएगी और किसको करेगी नुकसान? क्या ये मुद्दे जनता के दिल में घर कर जाएंगे और इसके जरिए वोटों की सियासत आगे बढ़ेगी? कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्ती। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। हिंदुस्तान की जमीन से 4000 किलोमीटर दूर मजहबी दहशतगर्दी से एक जंग चल रही है, जिसमें एक तरफ आतंक है, दूसरी तरफ इंसानियत। लेकिन उस जंग की तपिश हिंदुस्तान के चुनावी रण क्षेत्र तक पहुंचती दिख रही है, जहां कभी हमास के समर्थन में बयानबाजियां हो रही हैं, कभी फिलिस्तीन पर फिक्र में मौन रखा जा रहा है, तो कहीं कट्टरपंथी दहशत का इलाज बजरंगबली की गदा बताते हुए गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का समर्थन किया जा रहा है। गाजा में हमास और इजराइल की जंग को लेकर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक चुनावी सियासत कैसे हो रही है, उसकी एक बानगी राजस्थान से देखिए। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इजराइल के हमले का जिक्र बीजेपी सुशासन के वादे के तौर पर करना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति भी कर जाती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में गाजा, इजराइल और हमास, फिलिस्तीन की बात पहली बार कांग्रेस की ओर से शुरू की गई थी। जब इजराइल पर हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। फिलिस्तीन के अधिकार और इंसाफ की बात भारत सरकार ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस के प्रस्ताव को बीजेपी ने हमास के समर्थन के तौर पर प्रचारित किया और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता हमास और फिलिस्तीन के वीडियो प्रचारित करके तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति 100% तुष्टीकरण की नीति। बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ के वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस की ओर से हमास के वीडियो प्रचारित करने के वीडियो सबूत होने का दावा भी करते हैं, जबकि खरगोन की जिस कांग्रेस की सभा में ये सब हुआ था, उस मंच पर मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार और विधायक रवि जोशी ने फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों के समर्थन में मौन रखने की बात कही है। ये हमारी निर्णय तो राष्ट्रवादी पूरी, हम तो देश दिशा में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है वो देश की पॉलिसी है और हम उसी दिशा में जाएंगे और देश की जनता भी प्रधानमंत्री जी के साथ है।
भाई साहब, इससे ही जुड़ा सवाल है कि कांग्रेस का ये कहना है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हमास का नहीं कर रहे, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ। उसने हमास और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की को श्रद्धांजलि दी उन्होंने, तो चौंकाने वाली बात है। दरअसल बीजेपी की ओर से प्रचारित किया गया वीडियो खरगोन का बताया जाता है, जहां मुस्लिम आबादी वाले इलाके में आयोजित सभा में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी और उनकी बेटी मंच पर मौजूद थी। इस मंच पर क्या कहा गया था, सुनिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? बीजेपी का दावा है कि खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी की बेटी ने इस सभा में फलस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन भी कराया। उस मुकद्दस सरजमी को नापाकों के खून से पाक कर दे अल्लाह। हम फलस्तीन के तमाम मोमिनीन के साथ हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए न सिर्फ खरगोन तो इससे हम क्या सीखे? जा रही है, इससे हम क्या सीखे? पर हुए दंगों की जांच कराने का शिगुफा भी छोड़ा जा रहा है। भाई उनकी पुत्री का भी एक वीडियो सामने आता है, वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखवाने की बात करती है। अब खरगोन में फिलिस्तीन कहाँ से आ गया? बहुत पुराना वीडियो है। और दूसरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है, उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे, उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में वीडियोस तो आई रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ला रही है उनको। नहीं, ये वीडियो चला, मुझे लगा शायद कांग्रेस पार्टी भी चलवा रही है और समाजवादी लोग भी चलवा रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में हिंदू मुस्लिम वोटों के गणित के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में 2013 में बीजेपी को 15% और कांग्रेस को 52% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी को 18.6% और कांग्रेस को 69.2% वोट मिले थे। इस लिहाज से पिछले 2 चुनावों में दोनों ही दलों को मिलने वाले मुस्लिम वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखी है। बहुत संभव है कि इसी कारण इस बार के चुनाव में वोटों के धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए दोनों ही तरफ से चुनावी दांव आजमाए जा रहे हों। आज तक ब्यूरो। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए सीधे कैलाश विजयवर्गीय की ओर से आरोप लगाया गया है कि दरअसल हमास और फिलिस्तीन के वीडियो बांटकर अलग अलग हिस्सों में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। क्या यही बचा है अभी कांग्रेस के पास, जो सवाल वो दाग रहे हैं? तहसीन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज मिल रही है तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर मैं आपका जवाब दूंगी। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए उसके बाद मैं तहसीन के पास जाऊंगी। रशीद किदवई जी, ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो सियासत चुनावों में हर बार आजमाई जाती है, इस बार भी मध्य प्रदेश में हमास इजरायल की एंट्री हो गई है, दूसरी तरफ राजस्थान में तालिबान की एंट्री हो गई है। ये क्या दर्शाता है रशीद किदवई जी? रशीद जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी, उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को यहाँ पे मैं जानकारी दे देती हूँ। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर कमलनाथ का ये गढ़ माना जाता है। इस वक्त जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर 101 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा कमलनाथ की ओर से बनाई गई है, तो कि और यहीं से कुछ ही दूरी पर आपको बता दें तकरीबन इतनी ही ऊंची शिव जी की प्रतिमा बना दी गई है। बीजेपी के उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में सामने है, एक तरफ हिंदुत्व की सियासत को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधे आरोप लगा दिए गए हैं, ये कहते हुए कि दरअसल हमास और फिलिस्तीन के जो वीडियोस हैं उसको वायरल करके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। संगीत रागी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, इस तरह के आरोप लगाकर बीजेपी क्या बताना चाहती है? क्या ये दिखाना चाहती है कि मुद्दों की कमी हो गई है और मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश में है कांग्रेस, इस वजह से बीजेपी जगह जगह इस तरह के आरोप लगाती हुई कांग्रेस पर दिखाई दे रही है? संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, पिछली दफा आपको याद होगा कि जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव था तो कमलनाथ जी, जो उस समय के भी मुख्यमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो जीते भी थे, मुख्यमंत्री बने भी,
उन्होंने मुस्लिमों की सभा में जाकर के इन हाउस मीटिंग में कहा था कि आप 90 से 95% आप वोट एक मुश्त जाकर के कीजिए, नहीं तो हम बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। तो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का कांग्रेस पार्टी काम तो करती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन होता है वो माइनस मुस्लिम वोटों के आधार पर शुरू होता है, यानी कि उतने वोट आप माइनस कर दें उसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने पड़ती है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है हमास को लेकर के, इसमें यदि भारतीय जनता पार्टी यदि यह कहती है वहां के मतदाताओं को कि भाई देखो, यदि कांग्रेस पार्टी को तुम वोट देते हो तो आप एक तरीके से हमास जैसे आतंकवादी संगठन को समर्थन करने वाली पार्टी को आप वोट कर रहे हो। आप देखेंगे कि एक शशि थरूर ने एक छोटी सी टिप्पणी की थी कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसका विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हुआ। कांग्रेस ने जब शुरुआत में जब अपना वक्तव्य दिया था तो हमास को यहां तक कि आतंकवादी संगठन भी घोषित नहीं किया था, या उसके बारे में उसके घृणा उसको किया ही नहीं था कुछ भी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिंदू मतदाताओं को यह बताने की कोशिश करेगी कि देखिए, यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया तो एक प्रकार से आप एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो हनुमान चालीसा तो करवाता है, जो रामायण का पाठ तो करवाता है, लेकिन इसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमास के साथ खड़ा है। मुसलमानों को वोट देने के लिए वो आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ा हो जाता है, और कल वहां पर यदि कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है तो सर तन से जुदा करने वाले ऐसे नारों के साथ खड़ी होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमास और फिलिस्तीन के बजाय असल मुद्दों की बात होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कामकाज गिनाने का वक्त आ गया है, तो ऐसे वक्त में आप लोग बता रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन का वीडियो जगह जगह दिखाकर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। आप गिनाइए अपने कामकाज जनता के बीच में चुनावों में जाकर। हमास और फिलिस्तीन को बीच में लाने की क्या जरूरत है कांग्रेस के संदर्भ में? सुधांशु जी। चित्रा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि जिसके पास काम होते हैं गिनाने को, और उसी काम की वजह से हम 18 साल लगातार सत्ता में रहे, बीच में 1.5 वर्ष का समय छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 20 साल हो गए, तो उसको इस तरह की इशू उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमास को कौन बीच में लाया? मैं दर्शकों से कहता हूं क्रोनोलॉजी देखिए। पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास पे मुंह में दही जमा लेती है। पूछना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर जारी किया था क्या कोई प्रस्ताव? अब आइए, उसके बाद अगला चरण आता है, केरल में जमाते इस्लामी की एक रैली को हमास का लीडर संबोधित कर देता। वो केरल जहां से इनके लिए परम सम्माननीय, वंदनीय और अगर देखा जाए देश के लिए चिंतनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं। अब आइए अगला चरण, 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे कितनी बार सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा? उसके बाद अब हमास का वीडियो जारी होता है। यहां तक के समाचार आ रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए चुनावी सभा में खरगोन क्षेत्र में इस ढंग के समाचार आए, मौन धारण किया गया। पूछना चाहते हैं, हमास को कौन बीच में ला रहा? हम या ये वो पार्टी जो कहती थी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समय नारा था इनका, इंडिया गठबंधन का, कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब तो लग रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। जैसे किसी को बहुत भारी मात्रा में सामान खरीदना, आदमी कहता होलसेल डीलर देखो भाई कहां है, थोक विक्रेता कहां है, तो इनको लगता वो जो कट्टरपंथी चंद नेता हैं वो मुस्लिम मतों के होलसेल डीलर हैं, थोक विक्रेता। तो उन थोक विक्रेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरे मुस्लिम समाज को भी ये उसमें लपेट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये वही पार्टी है ना, मैं जवाब ले जिसमें 2019 के चुनावों में जब हमारी कई सभाओं में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया था तो इन्होंने आपत्ति की थी, जबकि वो देश के शहीद थे। किसी भी सभा में मौन रखा जा सकता है। वही आज फिलिस्तीन के लोगों के बारे में मौन धारण करते हैं। हमास के लीडर को वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के ऊपर मौन धारण किए रहते हैं। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी का ट्वीट, हमास गायब। इसलिए बहुत साफ है इसमें कोई और राम मंदिर को लेकर आपत्ति है, हमास से हमदर्दी है, राम मंदिर को लेकर दिल में दर्दी है, बस इस बात पर हमें आपत्ति। मैं जवाब ले लेती हूं। अब तहसीन पूनावाला जी, अब कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है, बीजेपी पर तो अक्सर आप लोगों की ओर से आरोप लगाया जाता है कि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। चुनाव में इस तरह के वीडियोस दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी है कि हमास और फिलिस्तीन के वीडियोस दिखाए जाएं, फिर उसके बाद मौन साधा जाए? अब वहां से यहाँ
तो ठीक है, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रशीद किदवई जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। पहले तो बीजेपी के ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के आरोप लगाती थी, लेकिन हमास और फिलिस्तीन की वीडियोस चुनाव में दिखाने की क्या जरूरत है? आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर फिलिस्तीन में क्या हो रहा है या हमास क्या कर रहा है, या सारी बातों का जिक्र करते हुए वहां पर मौन साधने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी के विधायक या नेता इस तरह से क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स आपको दिखाई देती है? रशीद किदवई जी। जी चित्रा, देखिए ये एक गंभीर प्रश्न है जो आपने कहा। देखिए राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। अब किसी राज्य में अगर 92% बहुसंख्यक हैं और 7-8% अल्पसंख्यक हैं, और वो अल्पसंख्यक भी केवल 1-2 मतलब जो जिले हैं उसमें सीमित हो, तो कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की हरकत नहीं करेगा। जिसकी एक कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो फिलिस्तीन और गाजा और तमाम मामलों को जोड़ रही है, उससे उनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है। जब हम बात करते हैं फिलिस्तीन का मुद्दा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसमें एक जो आतंकवाद की घटना भी वो हुई, और जो कुछ बेगुनाहों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी बात हो रही है। अगर कोई नेता ने वहां तथाकथित रूप से किया तो वो भी निंदनीय है, लेकिन मुझे लगता है मेरे आकलन में उसने वो किया होगा कि गाजा में जो अगर कोई मासूम आदमी की जान जा रही है उसकी जा रही है। हमारे मित्रों ने जिक्र किया सोनिया गांधी का लेख का, उसमें साफ उन्होंने हमास को कंडम किया था, उसकी निंदा की थी। लेकिन राज्य के चुनाव में जहां सड़क, पानी, बिजली, जहां एमएलए का कार्यकाल और उसकी उपलब्धियां या उसकी नाकामी का जिक्र होना चाहिए, वहां ये मामला कोई तुक नहीं बनता है, बेतुका है। ये राजनीतिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में ये आकलन करना कि कांग्रेस जो है वहां गाजा या फिलिस्तीन के मामले को बनाना चाहती है हमास को, ये बेतुका है। क्योंकि आपको अगर मतलब जो 5 करोड़ वोट खो करके आप जो है 15 लाख वोट पाने की कौन राजनीतिक दल कोशिश करेगा? ये तो प्रयास ही बहुत ही भद्दा और बेवकूफी भरा है। तो क्या इस तरह का प्रयास किया जा रहा है? तहसीन पूनावाला जी, आपसे ये सवाल है, अगर कैलाश विजयवर्गीय इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और आपके एक विधायक की सभा में मौन रखा जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बाहर चल रही है उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में लाने की क्या जरूरत है? क्यों वीडियो दिखाए जा रहे हैं? उससे क्या हासिल हो जाएगा कांग्रेस को? तहसीन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो बातें उनकी ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी ने हमास की ओर से जो हमला किया गया उसकी निंदा की, और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति जो गाजा में बनी हुई है फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर, वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखी गई थी। तो आप लोगों को भी मौका मिल गया है कि अगर उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में पास कर दिया है प्रस्ताव, तो उसको हमास के समर्थन का बताकर चुनावी मैदान में लोगों को बताया जाए कि देखिए ये तो आतंकवादियों की या फिर हमास के समर्थक हैं। सुधांशु जी। चित्रा जी, मैं पुनः दर्शकों से कहता हूं, यदि किसी युद्ध में किसी भी मासूम की जान जाए तो वो दुखद है और दर्दनाक है। चाहे वो इजराइल के लोग हमास के आतंकवादी हमले में चुन चुन कर मारे गए, या गाजा के लोग जो हमलों में अकारण बाई चांस मारे गए, दोनों में अंतर है। एक है टारगेट करके, वो वीडियो याद करिए ना, एक आतंकी कह रहा मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है, बच्चों को भी मारा है। इजराइल ये नहीं कह रहा है कि मैंने 10 मुस्लिमों को मारा, वो कह रहा मैं तो आतंकी के ऊपर अटैक कर रहा हूं। खैर, उन दोनों के में अंतर, वो दोनों में कष्ट है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन में नहीं लोग मर रहे थे क्या? कभी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जो लोग मारे जा रहे हैं हमें उससे हमदर्दी? चलिए, ये सीरिया और इराक के बीच में जो युद्ध हुआ, कभी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया? पेशावर में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी ने जिस समय मासूम बच्चे मार दिए गए थे, तकरीबन 100 के करीब आतंकी हमले में, प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया था। कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? नहीं, उसमें नहीं, वोट नहीं था ना। मैंने कहा ना, कट्टरपंथियों की सियासत पे वोट। और मैं राशिद जी की बात में संशोधन कर दूं, तहसीन तो चलिए अभी कम उम्र के हैं, राशिद जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह आज का रोग थोड़ी है राशिद जी। 2005 बिहार चुनाव, ओसामा बिन लादेन का रूप धरे एक व्यक्ति लालू यादव जी के साथ रैली में चलता है। 1991 जब हम लोग छात्र जीवन में थे, सद्दाम हुसैन की फोटो के साथ राजीव गांधी की कांग्रेस चुनाव प्रचार करती है। और 100 साल पहले चले जाइए, 1920 में आजादी से पहले तुर्की के खलीफा की खलीफत खत्म कर दी अंग्रेजों ने, तो खलीफा बहाल होना चाहिए, इसके लिए भारत में आंदोलन होता है। गजब की सौदागरी है भाई।
ये कट्टरपंथी मुसलमानों की सियासत के लिए अपना भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया, मुसलमानों का भी नुकसान किया। इसलिए मैंने बहुत साफ पूछा है, बताएं सोनिया गांधी जी ने कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लेटर लिखा है, बताएं कब इन्होंने रशिया यूक्रेन के लोगों के ऊपर, कब पेशावर में मारे गए लोगों के ऊपर संवेदना व्यक्त की। मैं पुनः कह रहा हूं, आज इनकी रणनीति बहुत साफ समझिए चित्रा जी, मुसलमानों को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो, तमिल और हिंदी में तोड़े रहो। ठीक है, रशीद किदवई जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने इतिहास भी देखा है कि जब जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से सोची समझी रणनीति के तहत इसको आगे बढ़ाया जाता है? चित्रा जी, मैं वही आपके माध्यम से मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी से जानना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल है उसका उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। मैं समझ सकता हूं कि बंगाल है या बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया, कई राज्यों में जहां पर एक मुस्लिम आबादी एक बड़े नंबर में होती है, बड़ी संख्या में होती है, या उत्तर प्रदेश है वहां प्रभावित करती है, वहां पर मुझे समझ में आता है कि इस तरह का एक चीज जो है पॉलिटिकल स्टैंड, चाहे वो जितना अनुचित और गलत हो, वो एक राजनीतिक दल ले। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, 4-6% है, जहां पर केवल 2 जिलों में या 3 जिलों तक ही वो सीमित है, जहां पर अगर हम मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की बात करें तो उसमें से करीब 220 विधानसभा ऐसे जहां के ऊपर मुस्लिम मतदाताओं का कोई वहां पर असर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह से कांग्रेस से ऐसी उम्मीद करना मुझे लगता है थोड़ा गलत है। और इस पे देखिए, हो सकता है कि भाजपा भी, मैं सुधांशु जी का बड़ा सम्मान करता हूं वो नहीं, लेकिन हो सकता है कि लोकल स्थानीय लेवल पे में भाजपा भी कांग्रेस को इसके उसमें लपेटने की बात करे, क्योंकि शिवराज जी की मुद्दों का या उनके उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, उनको दरकिनार कर दिया गया। तमाम अलग अलग तरह के जो है राजनीतिक मुद्दे हैं। बात ये कही जाती है, उसमें भी मैं क्योंकि एक लेखक होने के नाते क्लैरिफाई करूं। देखिए, जो पीएलओ का मामला है और वहां आप समझिए कि जो हमास है, हमास और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उनमें भी एक तरीके का एक युद्ध का माहौल रहता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो, और कांग्रेस ने और भारत सरकार ने भी, अटल जी ने भी, तमाम राजनीतिक में जो भी सत्ता में रहा, उसने एक पैलेस्टाइन पे पीएलओ के माध्यम से उसका एक स्टैंड रहा था। और उसी स्टैंड की जो है कांग्रेस उसी के इर्द गिर्द बात करती है, हमास की बात कोई नहीं करता। देखिए, हमें बहुत समझना चाहिए कि जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है और जो जुदाइज्म, जो यहूदियत है, धर्म है, उसमें भी फर्क है। तो तमाम वहां की मदेशिया की मैं बात, उसकी सूरत हाल पे बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिसपे मुस्लिम समाज भी भ्रमित है और हमारे जो पूरा देशवासी भी बहुत सारे भ्रमित है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक सीमित बात है कि इस कांग्रेस के एजेंडा से कमलनाथ को मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता। और कमलनाथ जी तो खुद पूरे एक हिंदू धर्म की व्याख्या करके वो पूरा उन्होंने वहां पर अपने एक पूरा ताना बाना बुना है, जो इलेक्शन के जरिए वो करना चाह रहे हैं। वो अपने आप को एक हनुमान भक्त के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहां ये गाजा वगैरह का कोई उनके हिसाब से भी कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। तहसीन, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप अपनी टिप्पणी कर दें, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों की बात यहाँ पर हो गई है। अब गाजा फिलिस्तीन की बात क्यों हो रही है? जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तहसीन जी, फाइनली आपकी आवाज पहुंच रही है। सिर्फ सुधांशु जी की आवाज पूछ रही थी और सुधांशु जी की आवाज सारे देश में पहुंचती है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल क्या है उनके उत्तर से। कोई गाजा का लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश के चुनाव से, कोई कांग्रेस का वो एजेंडा नहीं है। कांग्रेस इस वक्त चुनाव जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में, प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ 135+ सीटें, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं, तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो बड़े नेता है भाजपा के, उनके शब्दों में, जो हेलीकॉप्टर से सब जगह जाना चाहते थे, जिनको जबरदस्ती कहा गया कि आप जाकर लड़िए मध्य प्रदेश के अंदर, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके पास न कोई एजेंडा है, न कोई विजन है, न भाजपा के पास ये बताने को कि उन्होंने 20-21 सालों में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई, मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स रिपोर्ट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बॉटम में डालती है बड़े राज्यों के सिलसिले में। इनके पास न ही कोई भविष्य के लिए कोई योजना है। इतना भी ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वो एजेंडा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। गाजा, पैलेस्टाइन, हमास, इजराइल, इसका कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के कैंपेन से। एक चीज मैं कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लेकिन खरगोन के आपके विधायक की सभा में मौन रखवाने के पीछे की क्या रणनीति है? एक मिनट, ये संयोग है या फिर प्रयोग है? तहसीन पूनावाला जी, ये असाधारण बात है कि चुनावी सभा हम करें और उस चुनावी सभा में
हम क्या फिलिस्तीन में हो रहा है या क्या इजराइल में हो रहा है उसको लेकर वहां पर मौन साधना करवाएं? ये क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है कि, और मेरी एडवाइस है कांग्रेस के कैंडिडेट को, कि ये राज्य के चुनाव है, इन मुद्दों पर ना गिरे। लेकिन मैं एक चीज सुधांशु जी को कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमद पे टिप्पणी की कि हमद के एक लीडर ने, जो मेरे हिसाब से आतंकवादी हैं, उन्होंने केरला में एक सभा को संबोधित किया। मैं आज सुधांशु जी को बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या देश का एनआईए और देश के माननीय गृह मंत्री इतने उनको कुछ पता नहीं देश में क्या हो रहा है कि एक आतंकवादी आकर संबोधित करता है एक राज्य में और एनआईए केस की जांच नहीं करती, एनआईए उसे रोकती नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उसे नहीं रोकता, उसे कांग्रेस का क्या लेने देना? स्टेट गवर्नमेंट लेफ्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की, इनको मिलकर रोकना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा ने आज तक हमस को एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमस का नाम नहीं लिया। कम से कम कांग्रेस तो कह रही है कि टेररिस्ट अटैक हुआ, न प्रधानमंत्री मोदी हमस को एक आतंकवादी संगठन कह रहे, न भाजपा उसको घोषित करे। तो मेरी एक विनम्रता है भाजपा से, एक गुजारिश है भाजपा से कि आप हमस को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, और जो हमस का आतंकवादी केरला में आया था वर्चुअल माध्यम से, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए। क्यों नहीं कर रहे आप अरेस्ट? क्योंकि आपको मैं इस पे जवाब ले लेती हूँ, संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चुनावी राजनीति में ये हमास, फिलिस्तीन, इजराइल को क्यों लेकर आया जा रहा है? क्या इसके जरिए सत्ता में भागीदारी मिल पाएगी? क्या वोटों का ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण के जरिए वोट बटोर पाएंगे क्या? लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उस पर जवाब आपका। शायद तहसीन जी का फोन कनेक्टेड नहीं था तो वो सुन नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसको मुद्दे पे नहीं ला रही है, पर मैं पुनः आपको बस एक ही वाक्य रिमाइंड कर देता हूं। सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में हमास का नाम नहीं, फिलिस्तीन का नाम है। ये उससे बड़ा कोई है कांग्रेस में? फिर सोनिया गांधी जी का आर्टिकल है, उससे बड़ा है कोई कांग्रेस में? प्रियंका गांधी जी का ट्वीट है, उससे बड़ा है कोई कांग्रेस में? अरे बड़ा हो या छुटका, सब लगे हुए हैं इसी काम में। और मैं राशिद किदवई जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा ना कि कोई पार्टी क्यों ऐसा चाहेगी, वो कह रहे मुसलमान 10% से कम है तो वहां। जनाब सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, जब इंटरनेशनल बात हो रही है तो टारगेट नेशनल है। और वो जानते मध्य प्रदेश में भी क्या है, चूंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हार उनको सुनिश्चित नजर आ रही है, तो एक और डर है, उसका बीजेपी से मतलब नहीं है। कट्टरपंथी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, मुसलमान भाजपा को वोट करता है, राष्ट्रवादी मुसलमान। कट्टरपंथी मुसलमान का वोट का तो झगड़ा इंडिया गठबंधन में है। इसीलिए मेरे हिसाब से बकौल कमलनाथ, वो जो अखिलेश वकिलेश वाली पार्टी है ना, वो डर है वो कुछ वोट न ले जाए, इसलिए उससे बचा के रखना है। इसीलिए ये तथाकथित आईएनडीए वालों ने तो सबने कांग्रेस ही तो छीना था इनको। बिहार में लालू जी ले गए थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ले गए थे, बंगाल में ममता जी ले गई। वो जो गीता का ज्ञान है ना, जो कल तुम्हारा था आज मेरा है, कल किसी और का ना हो जाए, ये उसकी लड़ाई है राशिद जी। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे, इसलिए ये हो रहा है। और जो तहसीन जी ने बात कही अंत में, देखिए उस घटना के बारे में जांच एनआईए बिल्कुल कर रही है कि वो वीडियो था कि डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग। मगर ये बताइए, जहां राज्य की सरकार है, राहुल गांधी जी सांसद है, एकदम मुंह में दही जमा हुआ है, गजब का मुंह में दही जमा है, कह रहे हैं कार्रवाई करे, केंद्र सरकार तो बिल्कुल करेगी। और उसकी वजह से ही चीजें पूरे उत्तर से दक्षिण तक नियंत्रित हुई हैं। मगर जहां उनकी सरकार कम्युनिस्ट कुछ बोल रही है, ना मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कुछ बोल रहा है, क्योंकि फिर मैं कह दूं, हमास से हमदर्दी, राम मंदिर के लिए बेदर्दी। चित्रा जी, राहुल जी क्यों इस पर टिप्पणी करें? अब तहसीन इस पर जवाब दीजिए, संगीत जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। हाँ, राहुल जी क्यों इस पर टिप्पणी करें? राहुल जी अगर टिप्पणी करेंगे, भाजपा डाइवर्ट करेगी। राहुल जी को इस पर कोई नहीं बोलना चाहिए। एनआईए का पहला लाइन है, उसका जो मोटिव है, जो किसी भी राज्य में टेररिज्म का इन्वेस्टिगेशन ले सकती है बिना किसी स्टेट की परमिशन के। ले इन्वेस्टिगेशन, जिसने पब्लिसिटी किया उसको अरेस्ट करे, जेल में डाले, लेकिन नहीं करेंगे। कन्हैयालाल की हत्या जिसने की, पता चला ना, तो भाजपा के मेंबर निकले, वो तो भाजपा का ही मेंबर निकला। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भाजपा इस इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है। और एक चीज से सोनिया जी के लेख के बारे में कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा। उनका लेख शुरू होता इजराइल के लोगों से हमदर्दी से, कि जो इजराइल में हुआ वो भी एक आतंकवादी घटना थी। लेकिन सुधांशु जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमस को एक आतंकवादी संगठन क्यों भारत सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया? सुधांशु जी ने उसका जवाब दिया ही नहीं। मैं जवाब ठीक है, सुधांशु जी से मैं जवाब लूंगी। संगीत रागी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। संगीत रागी जी, अब ठीक है, सुधांशु जी आप पहले बोल लें, उसके बाद मैं संगीत जी के पास आऊंगी। हमास को लेकर आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है उसको? तहसीन जी को, हाँ
मैं तहसीन जी को कांग्रेस का एक युवा और प्रबुद्ध प्रवक्ता मांगता हूं। मेरे तहसीन जी, कम से कम आपको थोड़ा लॉजिक से बात करनी चाहिए। जो आतंकवादी संगठन जिस देश में आके आतंकवाद करेगा तब होता है। जैसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक आतंकवादी संगठन था, भारत में नहीं था भाई। निकारागुआ में कोई आतंकवाद कर रहा है तो जब भारत में करेगा तब। और यूएपीए एक्ट के बाद अब संगठन के साथ साथ व्यक्ति भी आइडेंटिफाई होते हैं भाई। इसलिए इस बात पे थोड़ा लॉजिकल और लीगल ढंग से बात करिए। आप तो अच्छे वकील हैं, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो फिर एनआईए को बोले ना उनको अरेस्ट करें यूएपीए में, जिन्होंने। ठीक है संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए, हमास इजराइल के बीच क्या हो रहा है, फिलिस्तीन, ये सारा मुद्दा है जिस पर हर रोज तकरीबन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो असल मुद्दों की जरूरत होती है। ये सत्ता पक्ष का काम है कि उसने क्या किया है कामकाज बीते 5 सालों में, उसको लेकर जनता के बीच जाए, और ये विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरे उन मुद्दों पर जो जनता को सीधे इफेक्ट करते हैं, जिनमें महंगाई, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों ही राज्यों में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस पर घिरी हुई नजर आएगी तो अशोक गहलोत राजस्थान में इस पर घिरे हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि तालिबानी मानसिकता वालों को तो बजरंगबली की गदा ही सबक सिखाएगी, और इजराइल फिलिस्तीन पर जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये कोई कम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। और मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि देखिए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटों का डिफरेंस होता है वो 5 से 7% से ज़्यादा नहीं होता है। और कई बार तो आपने पिछली चुनाव में देखा था 41% और 40% था, और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। ऐसे 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां मुस्लिम मतदाता बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और ये 47 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है मध्य प्रदेश को लेकर के। तो जो राशिद किदवई जी जो तर्क दे रहे थे वो तर्क कोई मायने नहीं रखता है। यदि ऐसी बात नहीं थी तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्यों नहीं ऐसी बात की जाए। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि नहीं पोलराइज किया है तो उसे पोलराइज करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, ये आवश्यकता है। नहीं तो हमने पिछली बार देखा था भोपाल की सड़कों पर कैसे सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 1 लाख लोग जो है सड़क पर आ जाएं और सरतन से जुदा के नारे लगाएं। तो ऐसे सवाल जब असेंबली के चुनाव हो तो ये बिल्कुल होना चाहिए। क्या हमास को यहाँ जो चुनाव में किसने लाया, भारत की राजनीति के डिस्कोर्स में किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया और वामपंथियों ने लाया। क्योंकि ऐसे तत्वों को आप प्रश्रय देते रहेंगे तो चुनाव के अंदर बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे ठीक है, अपनी जगह वाजिब है, लोग जो इससे विक्टिम होंगे वो चुनाव में करेंगे, लेकिन एक लार्जर सवाल जो है इस्लामिक टेररिज्म का और ऐसे इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली पार्टियों का, ये कोई कम महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं करती है तो ये गलती कर रही है। इसे इस चीज को और बहुत तल्खी के साथ वहां के विधानसभा चुनाव में उठाना चाहिए, ताकि ये बात हो कि कांग्रेस को मतदान करने का मतलब है समाज को समर्थन देने वाली पार्टियों मध्य प्रदेश की सड़कों पर लोग लगाते हैं, तो ये तो फिर कानून व्यवस्था का मामला हो गया ना कि सरकार देखे उन लोगों को पकड़कर अंदर करे, उनके खिलाफ एक्शन करे। नहीं, सिर्फ कानून, अगर जो भी खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी करेगा या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा ना। चुनावी मुद्दे में लाकर इसको बाकी मुद्दों के ऊपर लाने की क्या जरूरत है? चित्रा जी, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये मानसिकता का मामला है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मानसिकता को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। ऐसी मानसिकता को किसने प्रश्रय दिया है? कांग्रेस पार्टी ने प्रश्रय दिया। कौन जानता था कि भोपाल में जो आयोजन था उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ थी? अरे भोपाल में आयोजन तो रामकथा का भी किया गया। छिंदवाड़ा में मैं हूँ, यहाँ पर बागेश्वर वाले बाबा को बुलाकर रामकथा होता है, फिर आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए कमलनाथ जी नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उस पर भी बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कमलनाथ जी। मैं तो समर्थक हूँ, और जिस देश में इतने सारे हिंदू 80% से ज्यादा, तो फिर वो तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही हो गया।
देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। जो आपने कहा कार्रवाई तो हुई थी, खरगोन में दंगे हुए थे तो सरकार ने बुलडोजर चलाया था। इनके नेता वही तो कह रहे हैं कि हम उसका हिसाब लेंगे, सरकार आने दो तो बताएंगे। मतलब एक प्रकार से दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं उस कानूनी कार्रवाई के खिलाफ। और दूसरी बात जो आपने कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, ये दिग्विजय सिंह जी इनके अंतिम मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी से पहले, जब इनकी फुल फ्लेजेड सरकार रही। दिग्विजय सिंह का 2003 के चुनाव का बयान याद करिए, संगीत रागी जी को भी याद होगा, राशिद किदवई जी को। चुनाव काम से नहीं जीते जाते, वो तो समीकरण और प्रबंधन से जीते जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस कर रही ना, यही तो है इक्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि एक चेहरा दिखाओ भाई कमलनाथ जी का, कहा हाँ मैं अपना थोड़ा हिंदूवाद, एक चेहरा दिखाओ हमास का, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाओ और मैनेजमेंट और इक्वेशन को सेट करने की कोशिश करो। यह ऑन रिकॉर्ड बयान है दिग्विजय सिंह जी का बतौर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। तो जो कांग्रेस आज कर रही है वो अनायास नहीं कर रही है, आदतन फितरतन शरारतन कर रही है। बोलिए इस पर तहसीन पूनावाला जी। और एक और बयान है, कांग्रेस पार्टी के आपके ही विधायक की सभा में ये बयान रखे गए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लग चुकी हैं, लगी हैं कि नहीं, क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? उसके आगे, अल्लाह उस मुकद्दस जमीन को नापाकों के खून से पाक कर दे, अल्लाह हम फिलिस्तीन के तमाम मोमीन के साथ हैं। अरे मध्य प्रदेश का चुनाव है, लाशें लग गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, खड़े हो जाइए, मौन साधिए, क्या जरूरत है इसकी? तहसीन पूनावाला जी। जी, मैं सुधांशु जी, आदरणीय सुधांशु जी से समझना चाहता हूँ कि भारत, क्योंकि शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वो उनका काफी नॉलेज है, इसमें ज्ञान है, भारत पैलेस्टाइन के साथ ही है ना, क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के पहले पन्ने में पैलेस्टाइन के ऊपर भारत का स्टैंडर्ड, मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना रहा हूँ, द सपोर्ट टू पैलेस्टाइन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत को पैलेस्टाइन का सपोर्ट एक इंटेग्रल पार्ट है। अगर कोई कांग्रेस का विधायक वही बात जो वर्तमान सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार कह रही है कि एक इंटेग्रल पार्ट है, उसमें गलत क्या? और अगर कुछ लोग वहां पर मर गए, उनके लिए अगर उन्होंने कुछ 2 मिनट शांति रखी, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए, बट अगर रखी तो कुछ गलत तो नहीं किया। इसमें हमस का कहाँ से कनेक्शन आ गया? दूसरी बात सुधांशु जी, आपने हमस का तो जवाब नहीं दिया। आपने कह दिया कि हमस को हम इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भारत की धरती पे ऑपरेट नहीं करते। ठीक बात है, तो उसी लॉजिक से तालिबान ने तो भारत को काफी नुकसान पहुंचा है। आज तालिबान की सरकार के साथ सबसे अच्छे अगर किसी सरकार के संबंध है तो भारत सरकार के। मैं इसमें भारत सरकार को की प्रशंसा करता हूँ, मेरी सरकार है और अच्छा कर रही है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते जरूरी है, लेकिन कर रहे हैं ना आप तालिबान के साथ। तो आप एक ही लॉजिक पर दो चीज कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे दोबारा से गुजारिश करता हूँ, हमस ने अटैक किया ये नहीं किया भारत पे, हमस ने भारत के दोस्तों को मारा है, फतह ग्रुप हो, PLO हो, उनके दोस्तों को मारा है। आप हमस को डिक्लेयर कीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जिस व्यक्ति ने, जिस हमस के आतंकवादी ने कतार से भारत के पास धरती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली की, आप उस ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजर का नाम है भारत सरकार के पास। क्या IB इतनी, अब IB के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है जो अरेस्ट नहीं कर सकती? कीजिए अरेस्ट, लाइए चित्रा जी के शो पे अरेस्ट करते 10 दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी और उनको हर मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई थी। उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया था कि अगर वहां पर इस तरह की स्थिति है तो हम हर तरह की सहायता के लिए तैयार हैं, और उसके बाद बाकायदा उनकी ओर से फोन पर बात की गई। लेकिन आपने जो आरोप लगाया है उस पर सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी। भाई तहसीन भाई लगता समझ नहीं पा रहे हैं। एक बात में उनकी बात का संशोधन कर दूं, यह बात सही है, हमास भारत की धरती पे ऑपरेट नहीं करता है, पर इंडी गठबंधन के लोगों के दिमागों में बहुत तेज ऑपरेट करने लगा है। जो ताबड़तोड़ बयान हमास के पक्ष में आ रहे हैं, और ये वो पार्टी पूछ रही है, शशि थरूर ने कह दिया हमास आतंकवादी, तो क्या झिड़की दी गई भाई? गजब है भाई। उसके बाद आप सवाल कर रहे हैं कि उनके ऊपर करे। हाँ, जिस दिन कार्रवाई करता हुआ कोई चीज मिल जाएगी तो हमारी सरकार पूरी सख्ती के साथ निपटेगी। दूसरी बात, फिलिस्तीन पे हमारी पॉलिसी क्या है, आपके जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक बहुत स्पष्ट, कि हम फिलिस्तीन का एक संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा समाधान और सह अस्तित्व के साथ, शांतिपूर्ण है मामला, यह वार्ता का मामला है, यह सह अस्तित्व का है। इजराइल को बर्बाद करने, यहूदी कौम को खत्म करने की कसम खाई जा रही है, यह सह अस्तित्व नजर आ रहा है इसमें। अगर आपको हमास के हमले में
शांतिपूर्ण नजर आ रहा है और इजराइल को बर्बाद करने के नारों में वार्ता नजर आ रही है, तो शायद आप भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से समझ रहे होंगे। जब ये तीनों चीजें नहीं हैं, हम फिलिस्तीन के साथ है प्रधानमंत्री। और मैं एक और बात दर्शकों से कह दूं, सब जाके चेक करिए, ये हमास फिलिस्तीन के खिलाफ लड़के खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन की सरकार, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्होंने खूनी हमले किए, 67 से 84 तक इजराइल से मदद ली। मगर सुनिए, अब एक और खड़ा हो गया इस्लामिक जिहाद संगठन, जो हमास का भी बाप है।